स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। और अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है तो देर किस बात की है, करते हैं एक क्विक रिवीजन मेरे साथ। हमारी बायो की बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। आज हम उसी चैप्टर का एक डिटेल डिस्कशन करेंगे विथ क्वेश्चन आंसर्स। बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? वो सारी की सारी प्रोसेस जो हमारी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस। अब ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? देखो, नॉर्मली सोचो, खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है ना, उसके बगैर ज़िंदा कैसे रहेंगे। आपको घर से स्कूल जाना है, स्कूल से फिर घर आना है, होमवर्क करना है, खेलना है, कूदना है, इतने सारे काम करने हैं आपको, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए आपको चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी आपको मिलती है अपने फूड से, जो कि आएगा हमारी फर्स्ट प्रोसेस के अंदर, दैट इज न्यूट्रिशन। अब हम बात करें कि खाने के अलावा और क्या क्या ज़रूरी काम है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। सांस लेना, गैसेस एक्सचेंज का होते रहना, तो ये हमारा आएगा हमारी सेकेंड प्रोसेस के अंदर, विच इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये जो भी हम फूड खा रहे हैं और उसका डाइजेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स सर्कुलेट हो रहे हैं, जो भी हमारे अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट हो रहे हैं, हर बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच रहे हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं थ्रू ब्लड, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ये आता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन तीसरी प्रोसेस के अंडर। फिर हम बात करें कि इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के बाद ना हमारी भी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बन जाता है, यानी कि कचरा इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप घर में इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ क्राफ्ट्स बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो ढेर सारा गार्बेज इकट्ठा होता है ना, फिर क्या करते हो? रूम को साफ करते हो। सेम इसी तरह हमारी बॉडी में भी ये सारे के सारे गार्बेज को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम होता है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम वन बाय वन डिटेल में अपने इन सारे प्रोसेस को डिस्कशन करेंगे। पहली प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? वो मेथड जिसके द्वारा हम अपना खाने को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए, वो कहलाती है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन भी हमारा फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, नाम से हो रहा है ऑटो, मतलब खुद से, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना लेते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज। अब प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप से डिवाइडेड है। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जिसके अंदर हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, वो सारे बैक्टीरियाज जो अपने भोजन को बनाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, उन्हें हम कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियाज। अब देखो, बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, वो अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे हेटरोट्रॉफ्स। अब ये भी फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं। जो पहला है वो है सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दूसरा पैरासिटिक, एंड तीसरा है होलोजोइक। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये कैसे होता है? देखो, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये कुछ फंजाई होते हैं। जो मशरूम है ना, वो भी एक फंगस है। अब वो अपना भोजन को कैसे प्राप्त करता है? उसके अपने फूड की नीड को पूरा करने के लिए वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर रहता है, अपने बॉडी से कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है, फिर वहाँ से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म में तोड़ देता है और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
इस तरह से उसमें न्यूट्रिशन होता है। आपने देखा होगा ना कि जो ब्रेड होती है जब वो सड़ जाती है तो उस पर कुछ ब्राउन और ग्रे कलर का कुछ मटेरियल सा पाउडरी मटेरियल जम जाता है, वो भी एक तरह का फंगस ही है, ठीक है। तो अगर हम सेप्रोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ये इसका जो होस्ट होता है वो क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये है फंजाई। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी लिविंग होस्ट के ऊपर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अब इनका देखो, इनका होस्ट कौन है, सेप्रोट्रॉफिक का डेड एंड डिकेइंग होस्ट, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और इनका होस्ट है लिविंग, इनका होस्ट हमारा है लिविंग, ओके। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरासिटिक का भी एग्जाम्पल जाने से पहले ये जान लो कि जो पैरासाइट में वो भी दो तरह से रहते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है एंडोपैरासाइट्स। अब एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे टेपवर्म। टेपवर्म कहाँ रहता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। जब हमारा बॉडी से सारा का सारा फूड डाइजेशन हो चुका रहता है फूड का, तो क्या करता है, सिंपली डाइजेस्टेड फूड है, सिंपल बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे एब्जॉर्बल फॉर्म में हैं, तो क्या करेगा, डायरेक्टली उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक होता है एक्टोपैरासाइट, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो लाइस होता है और कस्क्यूटा होता है, तो ये क्या करता है, होस्ट बॉडी के ऊपर रहता है और वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट में मैं लिख ले रही हूँ टेपवर्म, और यहाँ पर एक्टोपैरासाइट में कस्क्यूटा, ओके। अब एक थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने फूड को पूरी तरह से खाता है, अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको जो वेस्ट मटेरियल है उसको एडजस्ट आउट करता है। तो इसमें तो 5 स्टेप्स आते हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं वो सारे स्टेप्स जिसके द्वारा पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, जो कि आएगा हमारा फोटोऑटोट्रॉफ्स के अंदर। इसको बताने के लिए मैं एक स्लाइड ले रही हूँ, ओके। देखो, फोटोऑटोट्रॉफ्स में क्या होते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। तो इसको ध्यान से समझ लो कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड सिंथेसिस करते हैं वो कैसे कर रहे होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। एटमॉस्फेयर से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो अपनी जड़ों से क्या ले लेते हैं, वाटर, H2O। तो देखो इसकी मैं इक्वेशन लिखूं तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ क्या होता है, दिन में होता है ये, ठीक है, रात में नहीं। रात में पौधे भी हमारी तरह से ही नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिला करके क्या बना लेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ओके। और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारा क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस और वाटर। और ये ऑक्सीजन गैस हम ह्यूमंस अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है तो बहुत छोटी सी सिंपल सी, लेकिन इसमें भी बहुत 3 स्टेप्स होते हैं जो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये स्टेप्स क्या क्या होते हैं, पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये मैं स्टेप्स लिख दे रही हूँ। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल से क्या होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहता है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमारा ये जो लाइट
एनर्जी होता है उसका कन्वर्जन हो जाता है केमिकल एनर्जी में। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसको ई डॉट लिख दिया, समझ जाना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, एंड और जो थर्ड होता है हमारा थर्ड स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिडक्शन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ओके, सो रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, इसको मैं बस शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन हम सभी को पता है कि कभी भी रिएक्टेंट में अगर H मॉलिक्यूल का एडिशन होता है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो यही हो रहा है ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के ऐड हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? ग्लूकोज। अच्छा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्लूकोज जब स्टोर्ड फॉर्म में होता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। बट अगर हम बात करें ह्यूमंस में, हमारे अंदर अगर ग्लूकोज का स्टोरेज होता है तो वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ना हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन आते हैं? अमीबा और ह्यूमन, जो कि आपके कोर्स में दिया हुआ है। अब देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे मेन 5 स्टेप्स हैं। वो क्या है? इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इंजेशन क्या है? इंजेशन है मतलब कि फूड को खाना। इंजेशन की बात करें तो वो है फूड को खाना, जब हम फूड को खा रहे होते हैं तो वो हो गया इंजेशन। फिर डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपलर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, वो क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन। फिर तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है ये बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाना चाहिए और एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इसका हर सेल में एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन में। एसिमिलेशन, अब ये जो फिर हमारे मॉलिक्यूल्स जो कि यूटिलाइज हो रहे हैं ये किस काम में आ रहा है? हमारे बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस में काम आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? हमारा एसिमिलेशन हो रहा है। और इजेशन, इजेशन मतलब होता है जो भी अनडाइजेस्टेड अनवांटेड पार्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाने चाहिए, वो आता है हमारे 5th स्टेप के अंदर, दैट इज कॉल्ड इजेशन। अब हम देख लेते हैं ये सारी की सारी प्रोसेस अमीबा में कैसे हो रही होती है। तो देखो अमीबा में क्या होता है कि यहाँ पर इसने ये फूड पार्टिकल देखा और ये इसने स्यूडोपोडिया इस फूड पार्टिकल्स की तरह बढ़ाने शुरू कर दिए। अब स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है फीट। तो जो अमीबा होता है उसका कोई डेफिनेट शेप तो होता नहीं है, वो तो कैसे भी अपना शेप बदलता रहता है ये स्यूडोपोडिया बना बना करके, ठीक है। तो ये फॉल्स फीट बनाना शुरू कर देता है जैसे ये फूड पार्टिकल को देखता है, और फिर क्या करता है ये यहाँ पे उसके चारों तरफ उसको एनसर्कल कर लेता है अपने स्यूडोपोडिया से। ओके, फिर क्या होता है जब ये उसे एनसर्कल कर लेगा तो यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बना देगा जिसमें कि सारे के सारे एंजाइम्स एक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर फूड पार्टिकल्स पर, और फिर क्या करेंगे? उसका डाइजेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे, मतलब डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन के बाद वो क्या करेंगे कि जो भी हमारे यूजफुल मटेरियल्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, वो हर पार्ट में भेजेगा जिसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी। देन क्या होगा? एसिमिलेशन होगा, उसको फर्दर अपने ग्रोथ और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर लेंगे, और जो भी पार्टिकल देखो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हमारा वेस्ट मटेरियल्स है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, एडजस्ट आउट कर देंगे, ठीक है। अब यही 5 स्टेप्स आपके ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं, और समझते हैं कि वो कैसे होते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये फर्दर हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट्स आते हैं इनमें देखो मेन यही है कि एलिमेंट्री कैनाल में आपका फूड ट्रैवल करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी
फूड की डाइजेशन में हेल्प करती हैं, बट यहाँ पे फूड ट्रैवल नहीं कर रहा है, यहाँ पे फूड नहीं जाएगा, बस जो सारे के सारे सिक्रेशंस यहाँ से निकलेंगे वो फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होंगे। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पहला है हमारा माउथ, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन में डाइजेशन का स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, तो एक्चुअल में डाइजेशन हमारा स्टार्ट हमारे तुरंत मुंह से ही हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, जैसे आप एक रोटी का टुकड़ा भी चबाना अगर शुरू करो तो होता है कि कुछ देर बाद वो हमें मीठा लगने लग जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सलाइवा में एक सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो रोटी का टुकड़ा बिना किसी मीठे लगाए भी थोड़ा थोड़ा मीठा टेस्ट करने लग जाता है। तो देखो यहाँ पे है हमारा ओरल कैविटी, टंग, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये सारे ग्लैंड्स के नाम है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, फूड को लुब्रिकेटिंग बनाया उसको, और सबसे बड़ी बात है कि हाँ ये जो हमारा फूड अभी मुंह में है जो कि एकदम अब लुब्रिकेटिंग हो गया है और स्टिकी टाइप का है, तो उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब ये हमारी फेरिंग्स में जाने को तैयार है। अब इजीली इसको क्या कर लेते हैं, जब हम फूड को निगलते हैं तो फेरिंग्स के थ्रू फिर ईसोफेगस से जाता है। अब ईसोफेगस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ईसोफेगस एक लंबी सी नली है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लगातार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती रहती है, जो इंश्योर करती है कि फूड हमारा यूनी डायरेक्शन में ही जाए, हमारे मुंह से फिर मतलब ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में ही जाए। अब स्टमक में जब हमारा फूड जाता है तो यहाँ पे मीडियम हो जाता है एसिडिक, और स्टमक में पहुँचने के बाद हमारा फूड क्या कहलाता है? काइम। हमारा फूड मुंह में क्या कहला रहा था? बोलस, और स्टमक में पहुंचने के बाद वो कहला रहा है काइम। और यहाँ पे जो मीडियम होता है वो क्या होता है? वो एसिडिक मीडियम होता है। यहाँ पे HCl का सिक्रेशन होता रहता है, HCl जूस सिक्रेट होता रहता है, जो कि यहाँ पे जो एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है। अब इस HCl से हमारा पेट न जल जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कोरोसिव इन नेचर होता है, ये पेट को जला भी सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, पेट में जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग होती है वो एक म्यूकस की शीट से कवर्ड रहती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे क्या होगा कि ये जो हमारा फूड है उसमें डाइजेशन देखो खाली प्रोटीन का हुआ है, अभी पूरा डाइजेशन नहीं हो रखा है। तो हमारा जो फूड है ये हमारा स्टमक से होते हुए यहाँ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मैक्सिमम डाइजेशन हो जाएगा, मतलब पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा। सारे प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाएंगे, हमारे फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे, जो क्या कहते हैं बड़े स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। और फर्दर देखो एब्जॉर्प्शन भी यही होगा, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल होती है ना, उसमें विलाई ऐसे ऐसे पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो सारा डाइजेशन हो रहा है उसके लिए कौन कौन से जूस होते हैं, एंजाइम्स कौन कौन से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो देखो। पहला तो क्या होता है कि ये जो हमारा यहाँ पे मीडियम होता है ना, यहाँ पे इसको मीडियम चाहिए होता है बेसिक मीडियम क्यों चाहिए रहता है? यहाँ पे पैनक्रियाज अपने सारे एंजाइम सिक्रेट कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो उसको फर्दर डाइजेशन करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए होता है। और ये बेसिक मीडियम उसको मिलता है बाइल जूस से, जो कि बनता है तो लीवर में है लेकिन स्टोर होता है हमारे गैल ब्लैडर में। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमारा मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पर हो गया है, एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स में ज़्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें सेलुलोज का डाइजेशन करना है। ओके, अब फिर फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारा जाता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कुछ डाइजेशन का कोई काम नहीं होता, बट यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। और फर्दर जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर यहाँ से एनस के थ्रू ये बाहर फीकल मैटर एडजस्ट आउट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। अब इस प्रोसेस को हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। देखो यहाँ पे ये इसका माउथ है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं,
ये देखो पहली चीज़ तो ये है कि जो फूड जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो ही जाएगा माउथ से ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज होगी, ठीक है। फिर फूड माउथ से होते हुए इसोफेगस में जाएगा, यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। फिर यहाँ पे फूड हमारा स्टमक में आ रहा है। स्टमक में कौन सी गैस कौन सा जूस है, यहाँ पे हमेशा जो है HCl सिक्रीट हो रहा है, जो कि इसका मीडियम एसिडिक कर देगा और यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कौन? HCl। फिर फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा डाइजेशन होगा प्रोटीन का, और उसके बाद क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद इसका ये फर्दर फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल कर रहा है हमारा फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जो हमें मीडियम चाहिए होता है बेसिक, वो मिलेगा कैसे? देखो ये हमारा है लीवर। लीवर्स में क्या सिक्रेट होगा? हमारा लीवर में बनेगा बाइल जूस। बाइल जूस बनेगा तो यहाँ पर हमारा स्टोर होगा लीवर से बनने के बाद यहाँ पे गैल ब्लैडर में। अब ये गैल ब्लैडर है, गैल ब्लैडर में हमारा क्या स्टोर होता है? बाइल जूस। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये बाइल जूस सिक्रीट कर लेता है। अब पैनक्रियास से हमारे आ रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि सारे के सारे एंजाइम्स को कहाँ भेजेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम बात करें ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो अगर हम बात करें इसकी कि पैनक्रियास से हमें कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, दूसरा क्या होता है हमारा? लाइपेज, और एक होता है एमाइलेज, ठीक है। देखो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा सारे के सारे प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में, ये है पॉलीमर ये है मोनोमर, ओके, एमिनो एसिड में तोड़ देगा। लाइपेज क्या करेगा, सारे के सारे हमारे जो फैट होते हैं फैट का कन्वर्जन कर देगा किस में? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और तीसरा है एमाइलेज, यहाँ के जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं बड़े बड़े उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? ग्लूकोज में। कौन? ये हमारा पैनक्रियास। ओके, अगेन अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो तो अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा फूड ट्रैवल कर रहा है और धीरे धीरे ये सारे कन्वर्जन्स होते जा रहे हैं। ओके, अब यही जो कन्वर्जन हो जाते हैं, जब ये सारे मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, लेट मी इरेज दिस ताकि फिर आपको ये सब एकदम क्लियर दिखे। ये सारे के सारे विलाई जो है ना हमारे इंटरनल सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, ये देखो ये छोटे छोटे विलाई हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सारे छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और थ्रू दिस ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड से होते हुए हमारे सारे बॉडी के सेल्स में ये सब पहुंच जाएंगे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ पे कोई खास डाइजेशन का काम होता ही नहीं है, यहाँ पे खाली वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। फिर जब ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में तो फिर ये हमारा रेक्टम एंड देन एनस, और फिर ये पूरा जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो फीकल मैटर के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस की, जो कि है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? देखो यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। उन्हें लगता है कि इनहेल एंड एक्सहेल इसको रेस्पिरेशन कहते हैं, नहीं, ये तो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऑक्सीजन इन एंड CO2 आउट, ये होता है आपका ब्रीदिंग। और जो रेस्पिरेशन होती है वो एक्चुअली आपकी सेलुलर प्रोसेस होती है, जहाँ पे आपके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो देखो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी विच कैन बी एरोबिक एंड एनारोबिक। तो ये हमारा रेस्पिरेशन भी दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है एरोबिक जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा होता है एनारोबिक जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो ये सबसे पहले बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो इसमें क्या है जो भी अभी डाइजेशन से हमको जो भी मिला, सिंपलर सब्सटेंस मिल गया, ग्लूकोज,
स्टार्ट की डाइजेशन से। अब ये हर सेल में जाएगा, हर सेल में हमें क्या करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो ये ग्लूकोज हमने भेजा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा हमारा सेल के साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल के पाइवरेट मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब फिर ये फर्दर ये पाइवरेट जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, सपोज इन यीस्ट सेल, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए, वो क्या बनाएगा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में भी होता है। जब हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो हमें बहुत थकान सी लगती है, मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं ना, थोड़ा दर्द होता है हमारी मसल्स में। वो क्यों होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा होता है, तो हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो भी कैसा रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। बट इन द केस ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी के हर सेल्स में नॉर्मली होता रहता है, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है, तो देखो वो क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि इस जो पाइवरेट मॉलिक्यूल्स है ना, उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पर ये CO2, वाटर और एनर्जी में मिल जाता है। देखो एनर्जी यहाँ पे कंपेरेटिवली क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। अब हम ये बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन में देखो, ये रेस्पिरेशन भी, एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है। तो प्लांट्स में कैसा हो रहा होता है रेस्पिरेशन, उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं होता, मतलब थ्रू स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज होता है। ये हमने पढ़ रखा है ना पहले से ही कि अगर ड्यूरिंग डे टाइम जब उसे भोजन बनाना, अपना खाना बनाना है, तो क्या कर रहा है, CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेता रहता है अंदर अपने स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू। उसके बाद रात के टाइम क्या करता है, रात के टाइम वो वहीं से ऑक्सीजन को लेता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना कोई अलग से सिस्टम नहीं है कि यहाँ से ही हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं इस ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है। बात करें अगर हम मछलियों की या जो भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे पानी के अंदर रहते हैं, उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि मेंढक जो कि एम्फीबियंस होते हैं, इनके जो टैडपोल्स होते हैं उनके अंदर भी गिल्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में लंग्स होते हैं। एम्फीबियंस होते हैं, देखो जो मेंढक होते हैं ना, उनमें उनकी स्किन भी एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो बिहेव करती है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इनमें स्किन भी रेस्पिरेशन करती है। और अगर हम कुछ बात करें कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह की, तो उनमें क्या होता है, उनमें ट्रैकिया होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो डिवाइडेड होता है। देखो पहला तो क्या होता है, नोस्ट्रल होती है, ये जो हमारी नाक है इसमें 2 छेद हैं, ये होती है नोस्ट्रल्स। फिर नेजल कैविटी होती है। अब नेजल कैविटी क्या होती है, जो ये अंदर का जो एरिया होता है ना, जहाँ कभी कभी हाँ उंगली डाल के घुसा के घुमाते रहते हो, वो क्या होती है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या होता है, देखो नेजल कैविटी में कुछ देखो हेयर्स होते हैं और यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस को और डस्ट पार्टिकल्स को एंट्री करने से रोकता है, ठीक है। अब फिर बात आती है हमारे फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है हमारा फूड पाइप का और विंड पाइप का। अब हम देखो ये होता है ना कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो जब हम खाने को निगलते हैं तो क्या होता है कि जो एक एपिग्लॉटिस होती है वो क्या करती है, वो बंद कर देती है किसको, वो ट्रैकियल रीजन को बंद कर देती है ताकि फूड हमारा विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। और ये फेरिंग्स हमारा क्या होता है, ये कॉमन पाथवे होता है हमारे फूड पाइप का भी और विंड पाइप का भी। फिर हमारा ये एयर जो जाती है वो कहाँ जाती है, ट्रैकिया और विंड पाइप में जाती है। उसके बाद हमारा ब्रोंकाई आता है। ब्रोंकाई क्या ट्रैकिया से डिवाइड होते हैं ना 2 ब्रोंकाई, अभी हम वीडियो में भी देख लेंगे। फिर फर्दर ये डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। फिर ये फर्दर होती है, कहाँ जाता है ऑक्सीजन, ये ऑल्वुलाई में जाता है, जहाँ पे हमारा फिर कैपिलरीज के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। अब ये देखो, ये डायग्राम में भी हम समझ सकते हैं, ये नेजल पैसेज है। फिर नेजल पैसेज से होते हुए
नेज़ल पैसेज से होते हुए ये हमारा एयर यहाँ पे जा रही है, देखो। फिर ये बैरिंग से होते हुए फिर यहाँ पे ट्रैकिया में क्या हो रही है, गोल गोल छल्ले हैं, कार्टिलेजस रिंग्स हैं, ये इंश्योर करती हैं कि ट्रैकिया हमारी कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। फिर ये फर्दर दो ब्रोंकाई में जो है डिवाइडेड होती हैं। ब्रोंकाई फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियोल से डिवाइडेड होते हैं। और फाइनली ये जो गोल गोल से है ना, ये जो अंगूर के गुच्छे जैसा जो दिख रहा है, ये देखो हमारा ये ऑल्वुलाई, यहाँ पे जा कर के जो ऑक्सीजन गैस होती है वो आपका फर्दर गैस से एक्सचेंज करती है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा अपने वीडियो के थ्रू। देखो इसमें क्या होता है, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ये एयर हमारे नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स में जो होते हैं हमारे कॉमन पैसेज होती है हमारी फूड पाइप की और विंड पाइप की। अब जो फूड पाइप होती है, जब एयर इनहेल करते हैं तो थोड़ी एयर तो इसमें भी जाती है, लेकिन जो मेन गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमारा होता है इधर। देखो हमारी जो एयर होती है वो यहाँ पे जाती है, यहाँ पे ये हमारी विंड पाइप है जो कि यहाँ पे देखो कार्टिलेजस रिंग्स है ट्रैकिया के अराउंड। ये कार्टिलेजस रिंग्स क्या करती हैं, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, ठीक है। फिर फर्दर ये ट्रैकिया डिवाइडेड होता है दो ब्रोंकाई में, ओके। अब हम वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो एयर जो होता है इन ब्रोंकाई से होते हुए कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोल्स में, और इन ब्रोंकियोल से होते हुए जाएगा ऑल्वुलाई में। ऑल्वुलाई में हमारा मेन गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपना CO2 दे देता है ऑल्वुलाई को, और ऑल्वुलाई से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है जो इनहेल होने के प्रोसेस में हो रही होती है, वो देखो जब हम इनहेल करते हैं ना तो क्या होता है, हमारी लंग्स जो होती है थोड़ी एक्सपेंड करती है। वो एक्सपेंड क्यों कर रही होती है, एक तो एयर इसमें भर रही है हमारे लंग्स में, दूसरा क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है ना ये एक्चुअली थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाता है। फ्लैटेंड हो जाता है तो हमारे लंग्स को देखो इतना थोड़ा ज़्यादा सा स्पेस मिल जाता है ताकि उसमें एयर आराम से भर जाए। फिर देखो क्या होता है, फिर क्या हो रहा होता है कि जब हम इनहेल करने के बाद क्या कर रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं। एक्सहेल करने के प्रोसेस में देखो क्या हुआ है, एक्सहेल करने के प्रोसेस में फर्दर ये जो हमारा डायफ्राम है ये फिर डोम शेप्ड हो जाता है। डोम शेप्ड हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ही जो, इसको मैं अब अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। पहले क्या था, हमारा फ्लैटेंड हुआ था डायफ्राम, अभी क्या हो रहा है, ये डोम शेप्ड हो गया। और यहाँ पे हमारा लंग्स का देखो, लंग्स जो होते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि एयर बाहर निकल आए, ओके। अब ये तो हम समझ गए कि लंग का एक्सपेंशन और फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन। फिर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जब ये एक्सहेल कर रहा होता है CO2 यहाँ पे ऑल्वुलाई से मिल गई है, ब्रोंकियोल से होते ही फिर विंड पाइप, देन फेरिंग्स, और फिर नेजल कैविटी से क्या हो रही है, CO2 बाहर निकल जाएगी, ओके। तो अब आई होप आपको ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ साथ कैसे हो रहा है, ये आपको बेटर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट से हम सबको पता है, देखो जैसे अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करते हैं तो हमें कहीं पे जाना है या कुछ सामान लेकर के आना है, या अगर कोई बिजनेसमैन है उसको अपना ढेर सारा सामान माल यहाँ से वहाँ एक शहर से दूसरे शहर ले जाना होता है, तो क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर रहा होता है ना, बस ट्रक और इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, व्हीकल्स का। इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है, मेनली हमारा ब्लड, और इस ब्लड को पंप करने का काम जो करता है वो हमारा हार्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में किस तरह होता है। तो पहले हम देख लेते हैं प्लांट्स में। अब प्लांट्स में क्या होते हैं जो मटेरियल जिसका हमें ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। देखो एक तो होता है वाटर, जो भी वाटर प्लांट्स अपनी रूट से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको लीफ तक पहुंचाना है। क्यों भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है ना, वाटर उसको चाहिए जो कि अपनी रूट से लेकर के जाएगा। तो उसके लिए किसका वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जाइलम। देखो ये है जाइलम में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, वाटर का। और दूसरा हमारा है ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम,
फ्लोएम में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा? फूड का, ठीक है। अब देखो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, जो जाइलम के थ्रू होता है, वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा होता है। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू फ्लोएम, वो क्या होता है? वो बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब लीव्स, मतलब एक जगह की लीव्स है तो वो ऊपर की तरफ भी, ऊपर वाले ब्रांचेस को भी अपना फूड पहुंचाएगा और नीचे भी बॉडी में, मतलब प्लांट बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जाइलम फर्दर डिवाइडेड होता है वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा में। और फ्लोएम फर्दर डिवाइड होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव प्लेट्स, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स में। और इसका आप डिटेल स्टडी अपने 9th क्लास में कर चुके होंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम में जो मेनली रिस्पॉन्सिबल सेल्स कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, एक तो होती हैं आपकी सीव सेल्स और दूसरा कंपेनियन सेल्स। ओके, सो ये दोनों जो होती हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा होता है? वो होता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है ब्लड, ठीक है, दूसरा हार्ट, वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ब्लड क्या होता है? अब देखो, ब्लड हमारा होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक न्यूट्रिएंट्स को या हार्मोन्स को, जो भी गैसेस हैं उनके एक्सचेंज को, उनका फर्दर एक्सचेंज करता रहता है। और इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि फर्दर डिवाइडेड होता है प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। अब देखो, प्लाज्मा में कौन कौन से जो होते हैं सब्सटेंस वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं? मेनली क्या हो रहा है? हमारा हार्मोन्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा। दूसरा CO2 का, न्यूट्रिएंट्स का। ओके, तो ये आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। अब हम ब्लड सेल्स की बात कर रहे होते हैं। देखो, ब्लड सेल्स में आरबीसी इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, और ये हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? मेनली ये इम्यूनिटी देता है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन घुस जाता है ना, तो उसको मार पीट के भगा देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स क्यों होती हैं? देखो, जब हमें चोट लग जाती है ना, तो हमारी बॉडी में जब बाहर खून बहता है तो उसमें क्या होती है, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है, होती ना, वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लॉटिंग, ताकि जो बड़ा एक्स्ट्रा ब्लड लॉस है वो ना हो पाए। तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए जो क्लॉटिंग होती है वो होती है इस प्लेटलेट्स के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट को हम डिटेल अपने नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। फिर आती हैं वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। अब देखो, ये वेसल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज तो देखो, मेनली इनका काम होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के सारे ऑर्गन्स में क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि प्योर ब्लड को सप्लाई कर रही होती है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है थोड़ा प्रेशर में फ्लो होता है, तो इसी वजह से आर्टरीज की वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं। ओके, बात करें हम वेन्स की, तो वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स हमारी पूरी बॉडी से जितनी भी इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। और इसमें फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही हो, इस वजह से इसमें वॉल्व होते हैं। बट इसकी जो वॉल होती है ना, वो आर्टरीज से पतली होती है, मतलब ये थिन वॉल्ड होती हैं। ओके, अब बात करते हैं कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज सिंगल सेल्ड वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये इतनी पतली वेसल्स होती हैं, इनकी जो वॉल होती है वो खाली सिंगल सेल थिक होती है। और ये जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स का जो कॉम्बिनेशन हो रहा होता है ना, ये उसको मिलाने में, और जो गैसेस एक्सचेंज है, जो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी सेल्स में हमारे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होना होता है, वहाँ पे क्या मौजूद होती हैं? ये कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने लिम्फ वेसल्स की। तो देखो, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ये वेसल्स होती हैं जिनमें बहुत ही फोर्सफुली ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, तो क्या होती हैं कि इसकी वॉल से
कुछ प्लाज्मा वापस मतलब वहाँ से बाहर निकल आता है, मतलब वेसल से बाहर चला जाता है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका काम ही होता है कि इस ब्लड प्लाज्मा को कलेक्ट करके वापस से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजना। ओके, ये फर्दर डिवाइड होते हैं लिम्फ्स में, लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फ नोड्स में। और कई बार ये क्या इम्यूनिटी में भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हम बॉडी को जो है इम्यूनल रिस्पॉन्स भी शो करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन 2 बार होता है। एक तो हमारी बॉडी से पूरी की पूरी इम्प्योर ब्लड आता है कहाँ पे? हमारे हार्ट में, फिर हार्ट से जाएगा वो लंग्स में, फिर लंग्स से प्योर ब्लड आएगा, वो वापस आएगा हमारे हार्ट में, और फिर वहाँ से वो सप्लाई हो जाएगा हमारे पूरे की पूरी बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे भी उस प्योर ब्लड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से, तो एक तरह से बोलें तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन 2 बार हो रहा होता है, एक बार प्योर ब्लड का और इम्प्योर ब्लड का, तो इसे ही हम डबल सर्कुलेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम फिशेस की बात करें, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, और उनमें मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड वो मिक्स ही होता रहता है, उसमें सेपरेशन नहीं होता। लेकिन डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? आपका प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड अलग अलग होता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि हमारे अंदर होम्योस्टैसिस होता है, मतलब कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर को कंसिडरेबल अमाउंट तक थोड़ा सा मेंटेन रख सकते हैं, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से ये एस्टावेशन और हाइबरनेशन में जाते हैं, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में ये क्या करते हैं? कहीं छुप जाते हैं, सो जाते हैं, आराम करते रहते हैं। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो मेन हमारा जो है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? हमारा हार्ट है। तो हार्ट क्या होता है? हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, ये ब्लड को पंप करता रहता है। अब इसमें क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं और चैम्बर्स होते हैं। हम सबको पता है कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट, फिर वेंट्रिकल्स में फिर फर्दर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। देखो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अपने इस डायग्राम के थ्रू। तो पहले देखो डायग्राम में भी हम समझ लेते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? राइट ऑरिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से सारा का सारा इम्प्योर ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम एक्सपेंड होगा, सारा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होगा। फिर उसके बाद जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए यहाँ पे हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड यहाँ पे देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। ओके, लंग्स में अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले लेगा और वो ऑक्सीजनेटेड बन देगा, मतलब कि वो प्योर बन जाएगा। फिर वहाँ से वो आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू वो आएगा हमारा यहाँ पे, ये क्या है? हमारी पल्मोनरी वेन। अच्छा, ये देखो, ये मैं यहाँ लेबलिंग कर दे रही हूँ, ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये एक आर्टरीज में जनरली तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई होता है। ये एक सिंगल एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो रहा होता है। और वेन्स में भी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही होती है, बट एक पल्मोनरी वेन ही इकलौती ऐसी वेन होती है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वेन, ये जो यहाँ पे है, ये क्या है? पल्मोनरी वेन। ये क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ये वापस से लेफ्ट ऑरिकल में लाएंगी, लेफ्ट ऑरिकल एक्सपेंड होगा। ठीक है, एक्सपेंड होने के बाद ये क्या, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व ये अब वेंट्रिकल्स एक्सपेंड होंगी, यहाँ पे सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थ्रू ऑर्ट्रा ये बॉडी के यहाँ ये ऑर्ट्रा में गया और ये हमारे डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है ये ब्लड सप्लाई हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी वीडियो के थ्रू।
अब देखो ये हमारी रेड जो है वेसल्स वो आर्टरीज हैं, ये ब्लू वाली जो है क्या है वो वेन्स हैं, और यहाँ पे हमारा हार्ट है जो कि पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड पंप कर रहा है। हार्ट डिवाइडेड है 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स में। अब देखो यहाँ पे हमारा डबल सर्कुलेशन होता है, तो हमारी बॉडी की जो भी ये वेन्स होती हैं ना, ये हमारी बॉडी की सारी सेल्स से थ्रू कैपिलरीज अटैच होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे CO2 वाले जो ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, ये कलेक्ट कर लेती है एंटी और सुपीरियर जो हमारे अपर बॉडी पार्ट होते हैं थ्रू सुपीरियर वेना केवा, और लोअर बॉडी से थ्रू इन्फेरियर वेना केवा। ये क्या कर रही है, सारे के सारे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को राइट ऑरिकल में कलेक्ट कर रही है। अब ये फिर फर्दर यहाँ देखो ये वॉल्व है, यहाँ पे ये वॉल्व जो होती हैं, वॉल्व का क्या काम होता है, वॉल्व का काम होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो। ये इस वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ पे आ रहा है, हमारे वेंट्रिकल्स में आ रहा है। ये वापस से यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा प्योरीफाई होने के लिए कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में। अब लंग्स में हमने पढ़ा था ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइम पे कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो मेनली कहाँ होता है, इन ऑल्वेलाइज में। अब देखो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ रेड बना दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना रहा है, यानी कि इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल जा रहा है। अब ये फिर प्योर ब्लड ये पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट ऑरिकल में आएगा, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते पल्मोनरी आर्टरी, और फिर हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ये प्योर ब्लड पहुंच जाएगा। ओके, तो अब हम ये समझ गए कि हमारी अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम के बारे में, जो कि है एक्सक्रीशन। अब देखो एक्सक्रीशन क्या होता है, ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी से सारे के सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। अब वो होता है कैसे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स जो होता है ये भी एक ऑर्गन सिस्टम के थ्रू होता है। अब इस ऑर्गन सिस्टम में भी हमारा जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो होती है किडनीज। हमारी बॉडी में क्या होता है, एक पेयर किडनी होती है, ठीक है, ये है हमारी किडनी। फिर एक पेयर है यूरेटर्स, ये है यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स हैं। देन होता है एक यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे सारे का सारा यूरिन क्या होती है, कलेक्ट हो रही होती है। और फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा वो पैसेज होता है जिसके थ्रू फिर बाद में यूरिन बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है। तो अब ये देखो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा होता है। एक्सक्रीशन प्लांट्स में एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा, जो उसमें एक्सेस में हो, जिसका उसको यूज़ ना हो। जैसे अगर हम बात करें कि वाटर लॉस होता है प्लांट्स में, जब उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट्स ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया होता है, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वहाँ पे पानी का लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो पहला ये है एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस वेस्ट आर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा। मतलब जिस टाइम पे उसे जिस गैस की नीड हो, अगर फोटोसिंथेसिस के वक्त उससे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2 उसने ले लिया है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, अपना स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा और जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ गैसेस हैं उसको एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वापस से निकाल देगा। तीसरा होता है स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स। ये जो होते हैं रेजिन एंड गम्स, इनमें एज एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं फॉर्म होते हैं, और ये इनको इस तरह से बाहर निकाल देते हैं, जो इनके काम के नहीं होते हैं, लेकिन कई बार हमारे इकोनॉमिक यूज़ के लिए, हमारे लिए इकोनॉमिकली ये सारे बेनिफिशियल्स होते हैं, तो ह्यूमंस इसको यूज़ कर लेते हैं। और एक और चीज़ होती है गटेशन की भी प्रोसेस होती है फॉर द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हम देख लेते हैं कि ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है ये कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में थ्रू दिस वीडियो। अब देखो जो ब्लड होता है उसका काम केवल भोजन को और ऑक्सीजन का सप्लाई करने का नहीं होता है, ये साथ साथ बॉडी में बने सारे टॉक्सिक मटेरियल्स को किडनी तक पहुंचाता है, और किडनी का काम होता है इस ब्लड को प्योरीफाई करना। किडनी होती है वो 10 लाख छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब इस नेफ्रॉन का काम होता है सारे के सारे टॉक्सिक मटेरियल को छान के बाहर निकालना। उसके बाद ये जो लिक्विड होता है वो रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर में जाता है, और यूरेटर से
फिर ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। जब ये सारा ब्लैडर भर जाता है तो ब्रेन में सिग्नल जाता है जो आपको यूरिनेट करने के लिए कमांड देता है। उसके बाद ये यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमने इस छोटी सी क्लिप से इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो पहले हम सॉल्व करेंगे MCQs। अब फर्स्ट MCQs है, many processes happen in the bodies of living organisms. Those processes which involve the building up of complex molecules from simpler ones are called anabolism. Those which involve the breakdown of complex molecules in simpler ones are called catabolism. मतलब ये कि देखो एनाबॉलिज्म मतलब है एक तरह से कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाना। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके क्या बना रहे थे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, एक बड़ा मॉलिक्यूल। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था एक बड़ा मॉलिक्यूल फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा था CO2 और H2O में और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तो यहाँ पे एनाबॉलिज्म कौन कर रहा है, हमारा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। अब देखो इससे पहले हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं पहले ड्रॉ कर ले रही हूँ। ये हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। इसके साथ साथ पीछे कौन सी सेल्स लगी रहती है, सब्सिडरी सेल्स, ओके। ये देखो ये इधर से थोड़ी सी थिक वॉल होती है। ये हमारा स्टोमेटल अपर्चर है। यानी ये स्टोमेटा है। और ये जो साइड में जो दो सेल्स दिख रही है ना बीन शेप्ड, ये गार्ड सेल्स हैं। अब देखो इन सेल्स में देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लोरोप्लास्ट होती हैं इन गार्ड सेल्स में। तो डे टाइम में क्या हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट है तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, ओके। जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्या हो रहा है, अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। जब इसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये जो यहाँ सब्सिडरी सेल्स है ना, इससे वाटर मॉलिक्यूल्स को समझ लो, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं थ्रू सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगी। तो एंडोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ अपने अंदर ले लेगी। तो यहाँ क्या होगा, इस सेल्स में गार्ड सेल्स में वाटर भर जाएगा। और जब इन सेल्स में वाटर भर जाएगा तो ये जो पहले क्लोज रहती है बाद में खुल जाएंगी, मतलब ये अपर्चर ये जो है ये ओपन रहेगा और गैसेस एक्सचेंज अपना होता रहेगा। और दूसरा क्या है कि जब रात का वक्त होता है तो रात के वक्त में क्या होता है कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टार्च तो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो अब क्या होगा, रात के टाइम पे क्या होगी कि ये जो सारी की सारी यहाँ पे देखो, मैं फिर से ड्रॉ करना पड़ जाएगा लेकिन मैं कर देती हूँ। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं रात के टाइम पे क्या होती है, ये ऐसे क्लोज हो जाती है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। स्टार्च क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। तो जो वाटर होगा वो एक्सॉस्मोसिस के प्रोसेस से वापस से यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स में चला जाएगा। और जब गार्ड सेल में पानी नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपर्चर क्लोज हो जाएगा, ओके। तो ये फंक्शनिंग हमने समझ ली, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। अब ये मूवमेंट भी कैसे हुआ ये हमने अभी समझ लिया। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाँ, द इमेज शोज हाउ अमीबा ऑब्टेन न्यूट्रिशन, हाउ दिस प्रोसेस इज एडवांटेजियस फॉर अमीबा। अब हमने पढ़ा था अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था,
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जिसमें वो सारे के सारे प्रोसेस थे जिसमें वो पूरे के पूरे फूड को अपने अंदर लेता है, अपने पेट में अपने अंदर डाइजेशन करता है। ओके, तो ये सारा डाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बाहर से पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है उसका डाइजेशन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है? कैप्चरिंग ऑफ फूड टेक्स लेस टाइम? नहीं, कॉम्प्लेक्स फूड कैन बी डाइजेस्टेड इजी। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसको सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा। मोर अमाउंट ऑफ फूड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसका आंसर सेकंड सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल? अब देखो दो बार नॉट दिया है, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होने। इसमें पूछ रहा है कि क्या नहीं बनता है अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है, तो मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था ग्लूकोज से पाइवरेट साइटोप्लाज्म में, और फिर पाइवरेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है। तो अब जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही थी? हमारा अल्कोहल बन रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था, और ठीक है CO2 बन रहा था। लेकिन हमें बात इसका मतलब बतानी है वो सारी चीज़ें जो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनती हैं, यानी करेक्ट आंसर हमारे यहाँ होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं फॉर्म होता है, क्या क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन रेस्पिरेशन एयर पासेस थ्रू, पहला ऑप्शन दिया है फेरिंग्स, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट यहीं से आ जाएगी क्या हवा? नहीं, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। हाँ, सेकंड ऑप्शन ही सही है। थर्ड और फोर्थ भी देख लो, लैरिंग से स्टार्ट कर रहा है, वो भी गलत है। साउंड बॉक्स में पहले थोड़ी जाएगी एयर पहले नेजल कैविटी से जाएगी अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो जब हमने स्लाइड पढ़ी थी तभी हमने पढ़ा था कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम। अच्छा, अब यहाँ पे एक इमेज दी हुई है। क्वेश्चन इन द इमेज शोज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबल पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम? अब देखो लेबल पार्ट क्या बता रहा है, हमारी ये जो पहला पार्ट ये क्या बता रहा है? किडनीज। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर ऑफ किडनी है, ये क्या है? यूरेटर है, ये क्या है? ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये ब्लैडर के ही फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन था? जो भी लिक्विड फिल्टर आउट हो रहा है, जो भी एक्सक्रीटरी लिक्विड है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो फिल्टर आउट होकर के क्या होते हैं? यहाँ पर स्टोर होते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, इट प्रोड्यूसेस यूरिन नहीं, फिल्टर्स वेस्ट नहीं, स्टोर्स द यूरिन, यस, स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। ओके, अब इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय बाइल जूस। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा होता है, बाइल जूस कहाँ से, मतलब कहाँ पे ये बनता है और कहाँ पे ये स्टोर होता है? तो बनता हमारा लीवर में है, स्टोर कहाँ होता है? गैल ब्लैडर में होता है। फिर इसका फंक्शन क्या होता है? देखो मेन टू इसके फंक्शन है। एक तो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये समझो कि जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ताकि फर्दर इसका जो डाइजेशन है फैट पार्टिकल्स का वो ईजिली हो सके। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा फंक्शन लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड क्या है? बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों, क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो भी हार्मोन्स पेनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं वो बेसिक मीडियम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो दो फंक्शन था वो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट्स हुज गाल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, व्हाई? अभी मैंने बताया कि लीवर में तो बाइल जूस का सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन वो स्टोर कहाँ हो रहा है? वो स्टोर हो रहा है आपके गाल ब्लैडर में। और जब किसी का गाल ब्लैडर निकाल लिया जाता है
तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप लेस ऑयली फूड खाइए। मतलब अब वहाँ बाइल जूस तो स्टोर हो नहीं रहा है, तो फैट के डाइजेशन में डिफ़िकल्टी होगी, इसी वजह से ऐसा सजेस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम एन एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में हम एक एंजाइम बताना है, तो ठीक है एक बताते हैं। वैसे तो यहाँ पे 3 सीक्रेट हो रहे होते हैं। तो एक है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो ये प्रोटीन को करेगा डाइजेशन, और ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा किसमें, एमिनो एसिड्स में। ओके, अब एक जान लिया है तो बाकी भी जान लेते हैं। बाकी कौन से एंजाइम्स हैं, एक है अमाइलेज। अब ये किसका डाइजेशन करेगा, ये करेगा डाइजेशन हमारे स्टार्च का, ठीक है। स्टार्च मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर में तोड़ देगा, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। नेक्स्ट हमारा एक एंजाइम है लाइपेज। अब लाइपेज किसका करेगा डाइजेशन, लाइपेज करेगा फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन, और फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मतलब ऐसे वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो अगर एक यहाँ पे तो एक ही पूछ रहा है तो आप इसका एक ही बता सकते हो, और अगर पूरा पूछेगा सारे के सारे एंजाइम्स के बारे में तो आप पूरा डिटेल बता देना। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अब राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन रिलेशन विथ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी का क्या काम होता है, रीनल आर्टरी ही ब्लड का सप्लाई करती है किडनी में, ठीक है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में भी, जो पीछे क्वेश्चन था हमारा एक डायग्राम से रिलेटेड, कहाँ गया, हाँ ये था ना, इसमें भी ये देखो, ये जो है ना, ये क्या थी, यही है रीनल आर्टरी। तो ये क्या करती है, ये ब्लड को किडनी में लेकर के जाती है, ताकि वहाँ से ब्लड को हम फिल्टर कर सकें और यूरिन का फॉर्मेशन हो सके, ठीक। अब देखो, रीनल आर्टरी का हमने समझ में आ गया। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का क्या काम होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर में पूरा यूरिन स्टोर हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू ही, वो पैसेज है यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिनेट करते हैं, वहाँ से यूरिन बाहर निकलती है बॉडी के। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, ग्लोमेरुलस एक्चुअली मेनली वर्क करता है एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट। वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, वहाँ से क्या होता है, सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर वो फर्दर वहाँ से पीसीटी एंड देन लूप ऑफ हेनले में से जाते हैं, और वहाँ पे फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। तो इसका काम अगर हम बोले तो ये देखो, ये तो क्या कर रहा है, ये कर रहा है कैरी ब्लड, और ये ब्लड को लेके जाएगा तो किडनी। यूरेथ्रा का क्या काम होता है कि ये पैसेज है फॉर यूरिनेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस का क्या काम है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिर हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इन सब का क्या काम होता है, यहाँ पे क्या होते हैं कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। ठीक, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What cause movement of food inside the alimentary canal in human beings? अब हमारा जो फूड एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ही जा रहा है, मुंह से खाया, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर स्टमक, तो ये जो फ्लो हो रहा है फूड का वो किस वजह से होता है, वो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, ओके। तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मली लिख सकते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
ओके, नेम द वेन विच ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स। अब देखो लंग्स से कौन सा ब्लड आ रहा होता है हार्ट में, लंग से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब प्योर ब्लड आ रहा है, और ये प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम आता है थ्रू पल्मोनरी वेन विच इज द ओनली वेन इन विच प्योर ब्लड सर्कुलेट्स। ठीक है, ये इकलौती वेन है, बाकी हर वेन में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन इसमें ही होता है कि प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वेन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है, बच्चा जानता है, बचपन से पढ़ रहे हो, क्या क्या है, CO2 है, H2O है, ओके, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। रिएक्शन से ही पता चल जा रहा है। यहाँ देखो क्या है, सनलाइट है, और यहाँ पे क्लोरोफिल है, इससे क्या बन रहा है हमारा, ग्लूकोज बन रहा है। वैसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा है, बट स्टिल फिर भी 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर, ये रिएक्शन से ही आपको पता चल जा रहा है कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या क्या सिक्रीट हो रहा था, देखो HCl जूस होता है, HCl में क्या हो रहा होता है, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, इस एसिडिक मीडियम की वजह से जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फर्दर वहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्लस क्योंकि HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कोरोसिव इन नेचर होता है, तो आपकी जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक है वो जल सकती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है म्यूकस की। ओके, तो अभी और भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप समझेंगे। देखो अब नेक्स्ट हमारा है सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो सही बात है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों है, सारे के सारे जो हमारे बड़े लार्ज और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या क्या काम है, जो हमारे बड़े स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, प्रोटीन्स हैं उन्हें एमिनो एसिड में, और फैट है तो उन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये आपको इन लैंग्वेज फॉर्म 2 से 3 लाइन लिखनी होगी, क्योंकि अब ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है। HCl एसिड, HCl एसिड अभी भी हमने पढ़ा था थ्रू क्वेश्चन कि HCl एसिड का क्या काम होता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, जो फर्दर प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्पफुल होगा। फिर है विलाई, विलाई कहाँ होती है, विलाई होती है हमारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, और ये होते हैं इंटरनल वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि वहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और वो एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ऐसे भी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, ये आपको ऐसा फ्लो चार्ट बना करके दे देगा, आपको ये जो है बॉक्सेस फिल करने रहेंगे कि ये है कौन सा सिक्रीशन और इसका वर्क क्या है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, इसको हम देखें तो पहला अगर हम देखें सिक्रीशन तो क्या है, HCl। ठीक है, एक है HCl और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इसको, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना। पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिवेट कर देगा ये HCl। HCl क्या बना देगा इसको, पेप्सिन में, और ये पेप्सिन जो है फर्दर क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन। दूसरा क्या है, दूसरा देखो हमारा एंजाइम ही है, इसको देखो बी पे मैं लिख दे रही हूँ पेप्सिन। पेप्सिन जो अभी भी एक्टिव हुआ HCl से, ये पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पेप्सिन आएगा और ये फर्दर छोटे छोटे एमिनो एसिड्स में टूट जाएगा। ओके, अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारी होती है म्यूकस लेयर।
अब ये म्यूकस का क्या काम होता है, क्योंकि HCl कोरोसिव इन नेचर में, तो ये क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही होती है स्टमक की वॉल पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लिस्ट द 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट देयर फंक्शंस इन ट्यूबुलर फॉर्म, और राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। तो देखो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, हम सबको पता है, आर्टरीज है, वेन्स और कैपिलरीज। ओके, अब देखो इन सब में हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं क्या क्या होती हैं। आर्टरीज क्या होती है, थिक वॉल्ड होती हैं। थिक वॉल्ड क्यों होती हैं, क्योंकि हमें प्योर ब्लड को हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है विद प्रेशर, ठीक है, तो इसमें प्रेशर जनरेट होता है, तो ये क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है। ये क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है। ये भी थिन वॉल्ड होती हैं, ये तो केवल एक सिंगल सेल्ड वॉल होती है, ठीक है, ये भी थिन वॉल्ड है। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें प्योर ब्लड ही सर्कुलेट कर रहा होता है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, और इसका भी वही एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन में इम्प्योर की जगह प्योर ब्लड है, वैसे क्या होता है यहाँ पे इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये एक काइंड ऑफ जंक्शंस होती हैं कैपिलरीज, ये बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं, सिंगल सेल वॉल्ड होती है इसकी, ठीक है, और ये बहुत ही सबसे थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसमें क्या हो रहा होता है कि एक जंक्शन बना रही होती हैं आर्टरीज और वेन का, जिसके थ्रू सारे के सारे गैसियस एक्सचेंज और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। ओके, और ये जो बॉडी की सेल्स होती हैं, जहाँ पे भी कुछ भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होना होता है, वहाँ पे ये कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया, एक और चीज़ हम इसमें बता सकते हैं, आर्टरीज और वेन्स में देखो, वेन्स में क्या होती है ना, वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि वेन्स में वो क्या करता है कि पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर के कहाँ जा रहा होता है, हार्ट में। तो इसमें क्या होता है, एक पैसेज बनना चाहिए यूनिडायरेक्शनल, कि वापस से फिर से फ्लो वहाँ पे ब्लड बॉडी के सेल्स में ना जाए, तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो कंटिन्यूसली बना रहे, तो इसलिए क्या होता है, इसमें वॉल्व्स होती हैं, जबकि आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होती हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लिस्ट द इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो हमने ये देख लिया था रॉ मटेरियल्स क्या क्या थे पिछले क्वेश्चंस में, अब हमें देखने हैं वो 3 स्टेप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 स्टेप्स क्या थे, चलिए फिर से रिकॉल करते हैं। देखो पहला स्टेप हमारा आ गया था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। यहाँ क्या था, लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी किससे हो रही थी एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल से। फिर क्या होता, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरी स्टेप में क्या था, लाइट एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो रही थी किस में, केमिकल एनर्जी में। और इसमें एक और स्टेप हो रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था रिडक्शन ऑफ
CO2 इंटू ग्लूकोज। तो जब स्प्लिटिंग किससे जो हाइड्रोजन निकल रही है ना, वही इसके रिडक्शन के लिए यूज़ हो रही थी। तो ये 3 स्टेप हैं जो कि अभी हमने शुरुआत में भी पढ़ा हुआ था। ओके, तो ये 3 स्टेप्स एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा याद ही रखना। Then next question है, why is the separation of the right side and the left side of heart is useful? How does it helps in the birds and animals? अब देखो सेपरेशन राइट साइड में क्या आ रहा था, राइट साइड में सारा का सारा हमारा इम्प्योर ब्लड आ रहा था। सुपीरियर वेना केवा हमारे अपर बॉडी पार्ट से ला रही थी राइट एट्रियम में ब्लड, और इन्फीरियर वेना केवा हमारे लोअर बॉडी पार्ट से सारा का सारा इम्प्योर ब्लड लेकर के आ रही थी राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर ये कहाँ जा रहा था, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद ये जा रहा है परमोनरी आर्टरी से लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो अभी जो राइट साइड में जो है, राइट साइड ऑफ हार्ट में जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो क्या है, इम्प्योर ब्लड है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आता है, जो लंग्स में प्योरीफाई हो गया है वो पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, और आर्टरा से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेपरेशन होता ही इसीलिए है ताकि मिक्सिंग ऑफ प्योर और इम्प्योर ब्लड ना हो पाए। बाकी जो भी अगर हम बात करें कि लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पाइसेस है, मतलब फिशेस हैं या रेप्टाइल्स हैं, मतलब जो सांप वगैरह होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो चैम्बर्स होते हैं वो पूरी इस तरह हमारी तरह ना जैसे 4 चैम्बर हार्ट नहीं होते हैं। तो इनमें क्या होती है, प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग होती रहती है। यही रीज़न है कि इनमें अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो जब बहुत ठंड या बहुत ही गर्मी पड़ती है ना, तो ये एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। बहुत ही ठंड के सीज़न में, बहुत ही गर्मी में ये आपको कहीं नज़र नहीं आने वाले, सुटेबल इन्वायरमेंट में होते हैं। बट ह्यूमंस में और बात करें एवीज यानी कि बर्ड्स में, ये टेंडेंसी होती है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। ओके, तो ये हम देखो, ये तो हम समझ गए कि राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होता है, ताकि मिक्सिंग ऑफ जो है प्योर एंड इम्प्योर ब्लड नहीं हो पाए। दूसरा क्या होता है, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर इन बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसको आपको थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना होगा, समझा मैंने दिया। अब हम बात करते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो देखो, फिर देखो ये क्वेश्चन आ गया जो अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही 3 इवेंट्स हैं, इसमें इतना बस कर देना कि पूरी की पूरी इक्वेशन लिख देनी है अपनी फोटोसिंथेसिस वाली, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद सारे के स्टेप आपको लिखने, तीनों स्टेप 1 by 1। ओके, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट आपको बढ़ा देना होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन इट। तो देखो डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस आप करते रहना, डायग्राम्स मत छोड़ना, स्पेशली ये लाइफ प्रोसेस में जितने भी आपके सिस्टम है और उनके जो डायग्राम्स दिए हुए हैं। दूसरा क्या है क्वेश्चन, गिव 2 रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, इसका 2 रीज़न। पहला रीज़न तो देखो कि पहले डाइजेशन पूरा हो जाएगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो फर्स्ट तो ये है कि सारा का सारा जो डाइजेशन है वो फाइनली हमारा कहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा ये रीज़न है कि जो विलाई लाइक जो चीज़ जो पाई जा रही है, जो यहाँ पे जो आउटग्रोथ्स निकले हुए हैं हेयर लाइक्स, वो कहाँ पे हैं, वो इंटरनल वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो कि वहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, जब हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल सेल्स में नहीं पहुंचा था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ की सेल्स भी जब ऑक्सीजन की कमी थी तो वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही थी और हमारी मसल्स में हमें दर्द महसूस हो रहा था। ठीक है, तो देखो इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं, ये तो ये वाली, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द केस ऑफ यूस्ट। पहला हमारा क्या हुआ है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पहले साइटोप्लाज्म में पाइवरेट में चेंज होता है, पाइवरेट के बाद वो फर्दर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में चेंज हो रहा होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये पायरेट एंड देन ये कहाँ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या था, व्हेन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे मसल्स के केस में लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये वाला। ओके, तो ये आपको रिएक्शंस वहाँ लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से अपनी उसी स्लाइड पर। अब हमारा है लिस्ट 4 फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, व्हाई इज डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी इन ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट की, तो उसका क्या काम है, तो देखो ये हार्ट हमारा लगातार ब्लड पंप कर रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि बॉडी के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है अपने अंदर, उसके बाद कहाँ भेज रहा है, लंग्स में भेज रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये कैरी कर रहा है सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर लंग्स से फिर कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और फिर सप्लाई कर रहा है फुल बॉडी में। ओके, तो सप्लाई ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स पहला, दूसरा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, तीसरा है कि हमारी बॉडी में जितने भी मटेरियल्स के सिक्रेशंस होते हैं, लाइक हार्मोन्स हुआ, वो सब हुआ, तो उसके भी सर्कुलेशन के रिस्पॉन्सिबल है। चौथा ये है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रख रहा है। ठीक है, ये सारे हमारे ब्लड हार्ट के फंक्शन हो गए। वाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी, वाई नॉट। देखो, डबल सर्कुलेशन में हमारा पहला होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, पहले सर्कुलेशन में हमारा क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है हार्ट में, एक चक्कर तो फिर पहले हार्ट में इधर से जाता है, फिर दूसरा चक्कर क्या होता है कि जो लंग्स से हमारा प्योर ब्लड आ रहा है वो फिर से ब्लड से होते हुए फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। ओके, मतलब हार्ट में 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहता है, एक प्योर फॉर्म में, एक इम्प्योर फॉर्म में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी गई होंगी, एक असर्शन और एक रीज़न। तो उसमें ये आपको जज करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं और दोनों का आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं, मतलब कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हैं। ए है बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगर दोनों सही हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आप ऑप्शन ए लगा दोगे। बी है द असर्शन एंड द रीज़न आर करेक्ट बट द रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब कि रीज़न और असर्शन जो 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, दोनों के दोनों अपनी जगह पे सही हैं, पर दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा है आपका असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, तो समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। फोर्थ है कि द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न इज ट्रू। ठीक है, इतना आपने इंस्ट्रक्शन समझ ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असर्शन दिया है ऑल प्रोटीन्स इन आवर बॉडी आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, हमारा तो प्रोटीन देखो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया था, स्टमक में। कौन से एंजाइम से, पेप्सिन से। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। रीज़न है द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। हाँ, ये बात सही है कि एक तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस जो आते हैं उनसे, वो है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन डाइजेशन करता है, और स्टमक में कौन करता है, पेप्सिन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन्स इट्स फूड। हाँ, सही बात है, पैरासाइट करते ही है कि वो लिविंग होस्ट से अपना भोजन को लेते हैं। रीज़न है पैरासाइट्स ऑब्टेन प्री डाइजेस्टेड और पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम देयर होस्ट। ये भी बात सही है, और इन दोनों का आपस में रिलेशन भी है। तो क्या हमारा ऑप्शन आएगा सही, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। देखो, इसमें क्या होता है ना, पैरासाइट्स क्या होता है, जैसे अब हम अगर अपनी बात करें तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाता है तो जो पैरासाइट होता है टीनासोलम, वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। हाँ, सही है, एसिड है तो एसिडिक इन नेचर होगा, ये स्टेटमेंट तो सही है।
रीज़न है इन एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड in the form smaller molecules in small intestine. नहीं, एसिडिक मीडियम में स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए तो क्या चाहिए होता है, बाइल जूस चाहिए होता है और उसको बेसिक मीडियम चाहिए रहता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट करते हैं. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन अगर यहीं पे अगर आपका स्टमक लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा. तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब assertion is correct and reason is wrong. तो अब आपका देख लो कि क्या बनना चाहिए करेक्ट आंसर. assertion is true but the reason is false, यानी कि सी. यहाँ पे आपका सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है the digested food which is not used by our body immediately is stored in the liver in the form of carbohydrate starch. नहीं, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में तो प्लांट्स में होता है. तो स्टार्च गलत है, हमारे बॉडी में क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में है. रीजन है द स्टोर फूड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. हाँ, रीजन सही है, असर्शन गलत है. तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो, assertion the inner walls of the small intestine have finger like projections called villi which are rich in blood. blood capillaries होगा, जो ऐसे होता है ना हमारे finger like projection, इसके अंदर में क्या होती हैं, ऐसे ऐसे capillaries होती हैं जहाँ पे absorption और exchange होता है. Then these villi have a large surface area to help the small intestine in completing the digestion of food. हाँ, दोनों ही सही हैं और दोनों का relation भी है. तो इसका मतलब है क्या ऑप्शन होगा, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन्स आर थिन वॉल्ड वेसल्स एंड हैव वॉल्स इन देम. हाँ, सही बात है. वेन्स क्या होती है, थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं और उनमें वॉल्स होता है. वॉल्स होता है फॉर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो. और रीजन है वेन डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये गलत है, ये तो सही है पर रीजन गलत है. वेन्स ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं कि पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ भेजती हैं. ठीक है, तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ रॉन्ग. तो इसका आपका ऑप्शन सी होगा, यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी गई उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बाइल इज़ नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव जूस. सही बात है, क्योंकि ये कोई एंजाइम नहीं सिक्रीट कर रहा है. ये क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है और ये पीएच चेंज कर रहा है, मतलब कि एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है. रीज़न बाइल लैक्स डाइजेस्टिव एंजाइम. हाँ, सही है. और ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन. हाँ, ये तो बात सही है. ट्रांसपिरेशन ही तो प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया हुआ वो बाहर निकल जाएगा. रीज़न है वाटर इज़ नॉट नीडेड फॉर द वाइटल. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वाटर तो चाहिए ही उसको. तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है. तो कौन सा ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखते हैं. असर्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन इज बायो एनर्जेटिकली मोर एफिशिएंट देन एनारोबिक रेस्पिरेशन. हाँ, सही बात है. क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का और कंपेरेटिवली ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. रीज़न है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए. ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. देखो, बात तो ये भी सही है, बात दोनों सही है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है बायो एनर्जेटिकली मोर एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म में, ऐसा कुछ नहीं है. बात दोनों की दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई लिंक इसका नहीं बैठ रहा है. ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, इसका फिर आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिंगल ह्यूमन किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स. हाँ, ये भी बात सही है. नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एक्सक्रीशन. ये भी बात सही है और ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का. तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन गो साइड बाय साइड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो एक्सक्रीशन क्या होता है, जितने भी हमारे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकालना एक्सक्रीशन है, और ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसको मेंटेन रखना कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, और ये साइड बाय साइड होता है, ये तो सही बात है। फिर रीजन है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन हेल्प टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट। हाँ ये सही है, ये और ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये इस असर्शन का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय लिवर। नहीं, ये गलत है, लीवर से नहीं सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट हो रहा होता है? पैनक्रियाज। ठीक, रीजन है दीज मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये तो सही है। इंसुलिन, देखो क्या होता है जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत बढ़ जाता है तो इंसुलिन सिक्रेट करता है बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज का, जिससे क्या होता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर नॉर्मल आ जाता है। और जब बहुत ही कम हो जाता है तो अल्फा सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकागॉन सिक्रेट करती हैं और फिर वो नॉर्मल कर देती हैं ब्लड ग्लूकोज को। ठीक है, तो रीज़न करेक्ट है, असर्शन गलत है। तो ये आपका क्या ऑप्शन था? डी था ना? हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट है esophagus is a long and tubular structure which serves to carry the food from pharynx to the stomach। हाँ ये सही बात है। ये क्या हो रहा था, esophagus से स्टमक तक आने में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मतलब कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है ईसोफेगस से स्टमक में। अब रीज़न इसका दिया इट इज़ कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड। नहीं, डाइजेशन थोड़ी कर रहा था, ये गलत है, डाइजेशन नहीं करता है, केवल वो एक पैसेज की तरह होता है और कि फूड जो है वो स्टमक में जाए। तो इसमें असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन इज एन essential element for plant growth and is taken up by plants in the form of inorganic nitrates or nitrites। हाँ ये सही बात है। फिर रीज़न है द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट्स। ये भी बात सही है, दोनों ही सही बात है, लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स चाहिए, तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं होता। पहले क्या होता है ना कि जो सॉइल में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाम के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में, उसके बाद प्लांट इसे अब्जॉर्ब कर सकता है थ्रू रूट नाइट्रेट और नाइट्राइट को, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असर्शन में स्टेटमेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। हाँ ये सही है, क्या करता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है और प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। रीजन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। देखो कितना सही दिया है, अभी बोला ना ये, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉमन इन वीमेन देन इन मेन। हाँ ये सही बात है। रीजन क्या है, यूरेथ्रा इज शॉर्टर इन वुमेन देन इन मेन। हाँ दोनों ही सही स्टेटमेंट है और रीज़न भी ये सही दे रहा है, क्योंकि जो यूरेथ्रा होती है वीमेन में वो कंपैरेटिवली छोटी होती है, तो इस वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन लंग्स हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ ये सही बात है, वो हमने देखा था ना गुच्छे जैसा ऑलवेलाई होते हैं, तो वो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर दूसरा है इनह्यूमन, देखो ये गलत है थोड़ा सा, इसको इग्नोर करना। इनह्यूमन ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। हाँ ये भी सही बात है। देखो क्या होता है ना कि जो हमारा फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है हमारी फूड पाइप एज वेल एज हमारी विंड पाइप का। तो जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारी ग्लॉटिस में एक
एपिग्लॉटिस एक समझो ढक्कन जैसा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको कवर कर देता है ताकि हमारा फूड हमारी ट्रैकिया में ना आए, हमारे विंड पाइप में ना आए। तो देखो बात तो सही है, स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन ये जो रीज़न का स्टेटमेंट है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हमारे असर्शन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है केस बेस्ड क्वेश्चंस का। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी रही होती हैं जिसमें से ही कई बार होता है कि आप करेक्ट आंसर निकाल लोगे। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे पैराग्राफ के बाद और आपको वो पैराग्राफ की पूरे टॉपिक को समझ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा करके भी अपनी प्रीवियस नॉलेज को लगा करके वो पैराग्राफ सॉल्व करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये हमारा एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, पहले इसको पढ़ लो। 3 मेन रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। मतलब 3 पार्ट्स बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर डाइजेशन इज कम्प्लीटेड एंड वर्चुअली ऑल एब्जॉर्प्शन अकर्स। हमको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह जहाँ पे हमारा पूरा डाइजेशन हो जा रहा है और फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। These two activities are facilitated by structural adaptation that increases the mucosal surface area। अब ये कह रहा है कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वहाँ का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। वो कैसे ज़्यादा होता है? बाई 600 फोल्ड, मतलब 600 टाइम्स ज़्यादा होता है, इंक्लूडिंग सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई। मतलब इसमें इतने फोल्ड्स होते हैं और विलाई होती है, माइक्रोविलाई होती है, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बात अभी तक इतनी हुई है। There are around 200 million microvilli per square millimeter of small intestine, which contain brush border enzymes that complete the digestion of carbohydrates and protein. Combined with pancreatic juice, intestinal juice provides the liquid medium needed to further digest and absorb substance from chyme, okay, and large intestine. तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये हो रही है कि पैनक्रियाटिक जूस आ जाएगा और इसमें इंटेस्टाइनल जूस आएगा, बाइल जूस भी आ रहा है और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो रहा है? फर्दर डाइजेशन हो जा रहा है। जो आपका स्टमक से जो काइम आ रहा था ना, क्या था? खाना जब मुंह में था तो बोलस था, स्टमक में गया था तो क्या था? काइम था। फिर वो क्या रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं कि सारा डाइजेशन हो रहा है और इतना लार्ज सरफेस एरिया है कि एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। फिर है हमारा लास्ट सेंटेंस, द मेन रीजंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर द सीकम, कोलन एंड रेक्टम। अब डाइजेशन होने के बाद जो आपका फूड है कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट आपके बता दिए गए हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। और अब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ और तो होता नहीं है सिवाय वाटर एब्जॉर्प्शन के। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म फीसेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिकेशन। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एज अ फीकल मैटर बाहर निकल जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसी पैसेज में आंसर था, वापस से आओ। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म्स फिशेस। हो गया ना, एक आंसर तो तुरंत मिल गया। दूसरा है व्हाट कंट्रोल्स द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब क्या कंट्रोल करता है एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल? लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली जब रेक्टम एंड देन एनस से फीकल मैटर बाहर निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होती है एक एनल स्फिंक्टर, ठीक है, जो उसको कंट्रोल करती है कि फीकल मैटर बाहर कब निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये देखो, ये भी आपको इसी में मिल जाएगा। इंक्रीज कैसे कर रहा है? म्यूकोसल सरफेस एरिया को 600 फोल्ड बढ़ा रहा है। इसमें सर्कुलर फोर्स है थ्रू दिस सर्कुलर फोर्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो ये आंसर भी आपको यहीं से मिल जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस। तो ये थोड़ा सा आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज लगानी पड़ेगी। पैनक्रियाटिक जूस में देखो कौन कौन से एंजाइम्स थे। एक हमारा था ट्रिप्सिन, ठीक है, ये क्या कर रहा था? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था और उससे क्या बन रहा था? हमारा अमीनो एसिड में तोड़ रहा था, मतलब प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड्स। दूसरा क्या था हमारा? एमाइलेज। एमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ रहा है। जितने भी स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या कर रहा है? छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ दे रहा है।
और क्या है हमारा, लाइपेज है, ठीक है। लाइपेज क्या कर रहा है, लाइपेज जो है फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये पहला केस स्टडी का क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक नया पैराग्राफ दिया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन थे, दो टाइप के थे, एक था फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो कि लाइट से अपना फूड बना ले रहा है, और दूसरा कौन था, कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो थे बैक्टीरियाज। ओके, फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या, हमारे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट्स। It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, कुल मिला के फोटोसिंथेसिस के बारे में बात हो रही है, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम पहला क्वेश्चन देते हैं, राइट द केमिकल रिएक्शन विच अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो ये तो देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यही है 6CO2 + 12H2O इनसाइड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सब लिखना है, इसको ये मत सोचना कि हमें एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, एरो है तो ऐसे ही है, फालतू चीज़ें नहीं है, वो मेंशन करना भूलना मत। फिर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 6H2O। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट डज द प्लांट स्टोर्ड इन देम। तो प्लांट में जो स्टोर हो रहा है कार्बोहाइड्रेट वो किस फॉर्म में हो रहा है, वो हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट्स में होता है स्टार्च में, ह्यूमंस में होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमें पता है, हमने 9th में पढ़ रखा है कि सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्लांट सेल में जो कि सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, जो कि किचन ऑफ द सेल भी होता है, और यहीं पे फोटोसिंथेसिस का पूरा काम हो रहा होता है। तो ये तो आप बता लोगे। देन नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा एक और केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे एक पैराग्राफ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। अभी पिछले में हमने पढ़ लिया था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ये हमारा हेटरोट्रॉफिक के बारे में है। The organisms that depend upon outside sources for obtaining organic nutrients are called heterotrophs. Heterotrophic nutrition is of 3 types: saprophytic, parasitic and holozoic. Saprophytic में हमने पढ़ा था कि इनका होस्ट कौन होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो इसका आपका कौन था होस्ट, वो था डेड। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था, ये लिविंग होस्ट पे रहता है, इसका होस्ट था आपका कौन, लिविंग। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा था कि ये कोई होस्ट नहीं होता है, ये फूड पार्टिकल्स पूरा का पूरा लेते हैं। इसको पहला स्टेप इंजेशन होता है, देन डाइजेशन होता है, देन एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन, ठीक है। तो इसके तो 5 स्टेप हैं ही, ये तो थोड़ा सबसे अलग है। तो देखो अब क्वेश्चन इसके बारे में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। ये आपके ऑप्शन दो, इनमें से पैरासाइट कौन है। तो पैरासाइट अब इसका इसमें देखो टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम क्या है, टेपवर्म जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और वहीं से अपना जो है फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ वही जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं, फंगस होते हैं। फंगस कौन है हमारा यहाँ, मशरूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट्स क्या दिए हैं, ह्यूमन बीइंग हेटरोट्रॉफिक ऑमनिवोरस ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बीइंग क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, अपना फूड दूसरे से ले रहे हैं। ऑमनिवोरस है, ऑमनिवोरस क्या होते हैं, मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम
प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक बोला था ना, जिसमें 5 स्टेप्स थे। द फूड इज ingested via mouth, यानी ingestion, it passes through various parts of alimentary canal where it gets mixed with digestive juices secreted by associated digestive enzymes, digestion हो रहा है। then it digested food is absorbed, ये absorbed नहीं है, ये absorbed है, ठीक है। then थर्ड हमारा स्टेप आ गया ना absorption का, absorbed and remaining is digested through the anus, absorption हो जाएगा, assimilation होगा and then digestion होगा। ओके अब ये बता दिया कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ह्यूमन बींग्स में पूरा पूरा डाइजेशन है, तो आपको माइंड में आ जाएगा कि जो पैसेज दिया है ये ह्यूमंस में डाइजेशन के बारे में दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द डाइजेस्टिव सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड गिव इट्स फंक्शन। अब लीवर में क्या सिक्रेशन हो रहा होता है, लीवर में क्या बनता है, बाइल जूस, और बाइल जूस का फंक्शन क्या था, इमल्सिफिकेशन और मीडियम को चेंज करा था, एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में आ रहा था। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं। सिक्रेशन के बारे में पहले सिक्रेशन क्या था, बाइल जूस, और इसके हम देख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या है, लार्ज पार्टिकल्स जो होंगे फैट के उनको जो है छोटे छोटे मतलब फैट पार्टिकल्स में तोड़ देना, उसको मिल्सिफाई कर देना। और दूसरा क्या था, मीडियम, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना, ठीक है, बेसिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो डाइजेशन ऑफ फैट का कहाँ हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये तो अभी तक कितनी बार रिपीट कर लिया। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, मैंने जब स्टार्ट किया था डाइजेशन ह्यूमंस तभी बताया था कि फूड का डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रेट करते हैं, और ये क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल्स में स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका ब्रेकडाउन कर देता है ग्लूकोज में, जो कि जिसकी वजह से हमें फूड जो है थोड़ा थोड़ा मीठा लग जाता है चबाने के बाद। तो कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज, ओके। और इसका फंक्शन क्या है, स्टार्च को ब्रेक करेगा ग्लूकोज में, सिंपल शुगर में, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन ह्यूमन स्टमक। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह ही चला आ रहा है। HCl का क्या रोल था, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना प्लस इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देना ताकि फर्दर पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेशन कर सके। देन व्हाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन द कार्निवोर्स। अच्छा देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन एलिमेंटिक कैनाल का। अब ये नाम इसका स्मॉल है, होता ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम स्मॉल इसलिए नहीं रखा गया है कि इसकी लेंथ से कोई लेना देना है, इसके डायमीटर से लेना देना है। मतलब ये पतली सी ट्यूब होती है, मतलब समझो इतनी पतली सी ट्यूब होती है और ये बहुत ही लंबी होती है, इस वजह से इसका नाम वैसे तो इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्ग तो नहीं होता है बट वो लार्ज होता है, मतलब समझो कि वो एक मोटी सी पाइप होती है, समझो ये मोटी पाइप है ये पतली पाइप है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है पर ये लंबी है और ये मोटी पाइप है लार्ज इंटेस्टाइन की, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कि हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी क्यों होती है कार्निवोर से। तो हर्बीवोर्स में क्या होता है कि उन्हें करना होता है सेलुलोज का डाइजेशन, ठीक है। तो सेलुलोज के डाइजेशन की वजह से इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी बड़ी होती है और कार्निवोर्स में वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रीज़न है कि हर्बीवोर्स एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली बड़ी क्यों होती है, ठीक है। तो आज हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आज का हमारा क्लास ओवर होता है और आप इस पूरे चैप्टर को देखिए। कोई क्वेश्चंस में अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होगी तो आप क्वेश्चंस अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और फिर मैं उसका रिप्लाई करूँगी। टिल देन कीप लर्निंग।